मोदी की पार्टी ने ग्राउंड वर्क कर लिया है। अलायंस पार्टनर से जितना डिस्कशन होना था वो सब हो चुका है। अब मोदी जिसे टिकट देंगे वो कमल छाप का निशान लेकर बिहार के रण में उतरेगा। टारगेट फिक्स है। मोदी ने टास्क बांट दिया है। बिहार में इस बार एनडीए को 150 से अधिक सीटें चाहिए। बिहार में डबल इंजन की सरकार का सबसे पावरफुल इंजन खुद नरेंद्र मोदी हैं। बिहार में मोदी के इंजन के पीछे 243 बोगियों वाली ट्रेन है। इनमें से 101 बोगियों पर कमल छाप का निशान छपा है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी और जेडीयू बिहार की 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 29 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम को भी 6 सीटें ही मिली हैं। सीट बंटवारे के लिए एनडीए में कई दिनों तक बातचीत चली। अनाउंसमेंट तब हुआ जब नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले थे। बीजेपी पहली बार बिहार में जेडीयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा करके बड़ा भाई छोटा भाई का फर्क मिटा दिया गया। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। एनडीए ने सीटें बांट ली। महागठबंधन में अभी भी मार मची है। ये 5 पांडवों का गठबंधन है। ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है और 2025 225 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है। और एनडीए मतलब ही होता है नरेंद्र नीतीश दमदार असरदार। नरेंद्र मोदी जब टिकट बांटने बैठते हैं तो उससे पहले बीजेपी बहुत सारा होमवर्क करके रखती है। सीटों की कैटेगरी बनाई जाती है। बिहार की सीटों को भी A+, A, B, C और D कैटेगरी में बांटा गया है। बिहार में मोदी की स्ट्रेटजी को समझने से पहले सीटों की कैटेगरी को समझना जरूरी है। बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नरेंद्र मोदी ने जिस फाइल को ओके किया उसमें भी यही कैटेगरी है। A+ कैटेगरी में बीजेपी उन सीटों को रखती है जिनको बीजेपी लगातार जीत रही है, बड़े मार्जिन से जीत रही है। इस बार बीजेपी ने A+ कैटेगरी में उन सीटों को रखा है जिसे वो लगातार 3 चुनाव से जीत रही है। A कैटेगरी में बीजेपी ने उन सीटों को रखा है जिनको वो लगातार 2 चुनाव में जीत चुकी है और इस बार भी वहां बीजेपी को जीत का अच्छा चांस दिख रहा है। B कैटेगरी में वो सीटें हैं जिनको बीजेपी 2015 में हार गई थी, लेकिन जिनको बीजेपी ने 2020 में जीत लिया था। इन सीटों पर फिर से जीतना है तो यहां पर मेहनत करनी होगी। C कैटेगरी में वो सीटें हैं जिनको जीतने के लिए मेहनत की जरूरत है। C कैटेगरी में बीजेपी ने उन सीटों को रखा है जिनको बीजेपी 2020 में पहली बार जीती या फिर बहुत कम मार्जिन से हार गई। D कैटेगरी में वो सीटें रखी गई हैं जिनको बीजेपी पिछले 3 चुनाव से नहीं जीत पाई। जाहिर तौर पर इनको जीतने के लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। नरेंद्र मोदी जब टिकट बांटने बैठते हैं तो सबसे पहले मुश्किल सीटों को क्लियर करते हैं। मुश्किल सीटें यानी D कैटेगरी वाली सीटें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नरेंद्र मोदी ने जिस फाइल को देखा उसमें D कैटेगरी की 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों को बीजेपी पिछले 3 चुनाव से नहीं जीत पाई है। आप भी नोट कीजिए। बीजेपी के लिए D कैटेगरी वाली सीटें हैं अररिया, बहादुरगंज, किशनगंज, कस्बा बलरामपुर, मधेपुरा, अलीनगर, दरभंगा रूरल, बनियापुर, मढ़ौरा, समस्तीपुर, उजियारपुर, फतुहा, मनेर, जगदीशपुर, डेहरी, ओबरा, बेलागंज और चकाई। इनमें से डेहरी सीट को 2020 में बीजेपी सिर्फ 464 वोट से हार गई थी। किशनगंज सीट बीजेपी सिर्फ 1381 वोट से हारी थी। इन दोनों सीटों को बीजेपी D कैटेगरी से निकालकर C कैटेगरी में ले गई है। एक बार में एक सीट। नरेंद्र मोदी टिकट बांटने में हड़बड़ी नहीं करते, वो ठोक बजाकर फैसला करते हैं। C कैटेगरी वाली सीटें मुश्किल हैं, लेकिन मोदी अपनी पार्टी में जिस तरह का जोश भरते हैं उसमें C कैटेगरी की सीटें भी जीतने के लिहाज से आसान हो जाती हैं।
बीजेपी की सी कैटेगरी में कुल मिलाकर 8 सीटें हैं। इनमें से 6 वो सीटें हैं जिनको बीजेपी 2020 में जीती थी, लेकिन 2010 और 2015 में हार गई थी। ये सीटें ढाका, बिस्फी, बरूराज, बछरावा, कहलगांव और बड़हरा। इनके अलावा 2 सीटें ऐसी हैं जिनको बीजेपी 2020 में बहुत ही मामूली मार्जिन से हार गई थी, डेरी और किशनगंज। किशनगंज की सीट बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। यहां 68% मुसलमान हैं, फिर भी बीजेपी को यह सीट जीतने लायक लगती है। 2020 में किशनगंज के मुसलमान 2 हिस्सों में बंट गए थे। एक हिस्सा कांग्रेस के साथ गया था, दूसरा हिस्सा ओवैसी के साथ चला गया था। बीजेपी को किशनगंज के हिंदू वोट एकजुट होकर मिले थे। किशनगंज में कांग्रेस को 61,078 वोट मिले थे, बीजेपी को 59,697 वोट मिले थे और बीजेपी सिर्फ 1,381 वोट से किशनगंज का चुनाव हार गई थी। अब आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जो बीजेपी के लिए आसान है। बी कैटेगरी की सीटें जिनको बीजेपी 2015 में हार गई थी, लेकिन जिनको बीजेपी ने 2020 में जीत लिया और अब फिर से जीतने के लिए कमर कस चुकी है। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने बिहार की 29 सीटों को बी कैटेगरी में रखा है। नरकटियागंज, बेतिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, रीगा, सीतामढ़ी, बेनीपट्टी, खजौली, झंझारपुर, नरपतगंज, कोरहा, सहरसा, केवटी, औराई, बरौली, गोरियाकोठी, तरैया, लालगंज, पातेपुर, मोहिउद्दीन नगर, रोसड़ा, बेगूसराय, बेगपुर, पीरपैंती, कटोरिया, मुंगेर, आरा, वजीरगंज और जमुई। बीजेपी एक कंसिस्टेंट पार्टी है। नरेंद्र मोदी की पार्टी एक बार जब किसी सीट को जीतती है तो उस सीट को बार बार जीतती है। दूसरे राज्यों में यह देखा गया है, बिहार में भी यही रिपीट हो सकता है। बिहार में बीजेपी के लिए ए कैटेगरी और A+ कैटेगरी वाली सीटें कौन सी हैं? नरेंद्र मोदी सबसे कम टाइम में किन सीटों को फाइनल करते हैं, यह समझने से पहले बिहार में अपोजिशन कैंप का हाल समझ लीजिए। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आरजेडी की टॉप लीडरशिप दिल्ली में है। जानते हैं किस लिए? कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाना तो बहाना है, असल मुद्दा कोर्ट में पेशी का है। दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए, और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। गठबंधन को लेकर के समीकरण कुछ तो तय होगा, मुलाकात को लेकर क्या आप तय कर दीजिए। राहुल गांधी, मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। कल जाएंगे, पहले आता है ना, सुबह अदालत पहुँचना होता है। नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के केस में लालू यादव परिवार की पेशी है। 13 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला होना है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ कोर्ट में चार्ज फ्रेम होगा, यानी आरोप तय होंगे। कोर्ट में चुनाव और नॉमिनेशन से पहले डेट पड़ी है तो तेजस्वी यादव भिनभिना रहे हैं, वो सवालों के जवाब नहीं देते। प्रशांत किशोर आप पर निशाना साध रहे, कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं आपको। हटाओ ना, नौकरी वाले वादे को लेकर कह रहे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तेजस्वी जी, प्रशांत किशोर राघोपुर में है सर कहेंगे आप भी? दीपक भाई को सर प्रशांत किशोर राघोपुर में है, आपके क्षेत्र में है। आसमा स्पोक पर्सन अबाउट दिस। तेजस्वी यादव ने बिहार के 3.25 करोड़ परिवारों को हर महीने एक सरकारी नौकरी का वादा कर दिया है। ये वादा कैसे पूरा होगा, इसका जवाब तेजस्वी के पास नहीं है। सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस का प्रेशर अलग से पड़ रहा है। रही सही कसर प्रशांत किशोर पूरी कर रहे हैं, जो राघोपुर से चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों की सूची कल जारी हो जाएगी। उम्मीदवार कैसे होंगे? कल 100 से ज्यादा लोगों की सूची जारी हो जाएगी। क्राइटेरिया वही रहेगा जो रखा है आपने? जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो जन स्वराज के अभियान के दौरान बोला गया, जो पार्टी बनाने के लिए कहा गया, जिन साथियों ने जन स्वराज के लिए काम किया है, जन स्वराज के विचारधारा को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है, सबसे पहले वरीयता के आधार पर उन्हीं को मौका मिलेगा। फाइनेंशियल मदद भी कुछ करेंगे? और जो लोग नहीं टिकट जिनको मिल पाएगा, उनको हर तरीके से पार्टी इस व्यवस्था में एडजस्ट करेंगे। अरे हर तरह से स्थानीय मिलेगा। नहीं, गरीब प्रत्याशियों को कुछ फाइनेंशियल मदद करेंगे? बिल्कुल मदद। बिहार चुनाव में हर पार्टी अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना रही है। नीतीश कुमार की अपनी स्ट्रेटजी है, चिराग पासवान की अपनी स्ट्रेटजी है, जीतन राम मांझी की अपनी स्ट्रेटजी है।
बिहार में ओवैसी की पार्टी भी स्ट्रेटजी बनाकर चल रही है। AIMIM इस बार बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है। इसका मकसद छिटके हुए वोटों को जोड़ना है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ओवैसी के साथ हाथ मिला सकते हैं। 20 साल पुरानी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इससे किसी को इनकार नहीं है। बीजेपी की स्ट्रेटजी उसके बीच से जीत का रास्ता बनाने की है। एंटी इनकम्बेंसी वोट जितना बढ़ेगा, एनडीए की जीत का चांस उतना ही बढ़ेगा। देश की आज़ादी के बाद बिहार में 26 लाख के आसपास लोग नौकरी करते हैं और उस 78 साल में 18 साल तो तेजस्वी यादव और राजद की सरकार रही या उस सरकार के बड़े हिस्सा रहे हैं। तो अगर 18 साल में आप कुछ लाख जॉब देने का, उन्हीं की बात अगर मान लें तो 4-5 लाख जॉब आपने दिया है, तो अगले 2 साल में आप 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। इसका तो बस एक ही मतलब है कि या तो आप मूर्ख हैं या सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार की वो सीटें जो बीजेपी की सबसे सेफ हैं। बीजेपी की A+ कैटेगरी की बिहार की 24 सीटें हैं। इन 24 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 चुनाव से जीत रही है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो बीजेपी यहां हैट्रिक मार चुकी है और 2025 में भी स्ट्रांग दिख रही है। बीजेपी की A+ कैटेगरी वाली सीटें हैं रामनगर, चनपटिया, रक्सौल, मोतिहारी, चिरैया, बथनाहा, परिहार, फारबिसगंज, सिकटी, बनमनखी, पूर्णिया, कटिहार, प्राणपुर, दरभंगा, जाले, पारू, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर, लखीसराय, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और गया टाउन। दूसरे राज्यों में बीजेपी सीटों को 4 कैटेगरी में बांटती है। बिहार में बीजेपी ने 5 कैटेगरी बनाई है। नरेंद्र मोदी की फाइल में A कैटेगरी की वो सीटें हैं जिनको बीजेपी लगातार 2 चुनाव में जीत चुकी है और इस बार भी वहां जीत का अच्छा खासा चांस दिख रहा है। 2015 का बिहार चुनाव बीजेपी के लिए टफ चुनाव था। वो चुनाव बीजेपी जेडीयू से अलग होकर अपने दम पर लड़ रही थी। 2015 के चुनाव में जीती हुई सीटें बीजेपी की अपनी सीटें हैं। ऐसी 13 सीटों को बीजेपी ने 2020 में फिर से जीता। बीजेपी के लिए A कैटेगरी वाली 13 सीटों को नोट कीजिए। बगहा, लौरिया, नौतन, पिपरा, मधुबनी, राजनगर, छतरपुर, अमनौर, बांका, बिहार शरीफ, बाढ़, दीघा, वारसलीगंज। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग में देरी क्यों होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अलग अलग चुनाव में एनडीए का शेप एंड स्ट्रक्चर बदलता रहा है। जब कोई पार्टी गठबंधन से बाहर जाती है तो सीटों का बंटवारा अलग तरीके से होता है। जब कोई पार्टी गठबंधन में वापस आ जाती है तो बंटवारा अलग तरीके से होता है। परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही तय है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के ही नहीं, एनडीए के भी सबसे बड़े ब्रांड हैं। किसी भी चुनाव में 12 से 15% फ्लोटिंग वोटर को एनडीए की तरफ मोड़ने का काम मोदी करते हैं। यह काम जितने परफेक्शन से होता है, एनडीए को उतनी आसानी से जीत मिलती है। चिराग पासवान को छोड़ दें तो एनडीए का शेप एंड स्ट्रक्चर लगभग वही है जो 2020 में था। एनडीए की सेफ सीटों के बारे में अब आपको एक दूसरा हिसाब बताते हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 8 सीटें 40,000 या उससे अधिक वोट मार्जिन से जीती थी। एनडीए ने 9 सीटें 30 से 40,000 के मार्जिन से जीती थी। एनडीए ने 22 सीटें 20 से 30,000 के अंतर से जीती थी। एनडीए ने 19 सीटें 15 से 20,000 के अंतर से जीती थी। एनडीए ने 26 सीटें 10 से 15,000 के अंतर से जीती थी। एनडीए ने 17 सीटें 15 से 10,000 के अंतर से जीती थी और 24 सीटें 5,000 से कम अंतर से जीती थी। विधानसभा चुनाव के हिसाब से 10,000 का मार्जिन अच्छा मार्जिन माना जाता है। मार्जिन 10,000 से ज्यादा हो तो जीत तुक्के वाली जीत नहीं मानी जाती। टिकट बांटने में मोदी इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं।
प्राइम मिनिस्टर के सुपर बिजी शेड्यूल में भी मोदी अपने कार्यकर्ताओं से बात करना नहीं भूलते। बिहार में अभी नॉमिनेशन नहीं हुए हैं, लेकिन मोदी ने एनडीए वर्कर के साथ डायलॉग का विंडो खोल दिया है। बुधवार 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। इसकी जानकारी खुद पीएम ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये अभियान शुरू करके नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। वो लीड रोल में आ गए हैं और ये तो तय है कि जब मोदी लीड रोल में हैं तो बिहार विजय के लिए है।